Let's start today's class with hydrogen. So, hydrogen is a very important element because it is the very first element of our periodic table. जब हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो कई सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं. सो टिल नाउ हम लोग आज 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स डू हैव a specific character, a specific nature, and their properties are also different from one to another. तो यहाँ पर हम लोग जो सबसे पहला एलिमेंट है जिसको सबसे नंबर वन एलिमेंट के रूप में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या देखते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी वजह से ये खास भी बन जाता है. और साथ ही साथ इसके जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी इसको खास बनाता है. जब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें भी हम लोगों को इसमें कई सारे तरह के कंडीशंस ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि इसको खास बनाता है. हम लोगों के अर्थ पर इसकी अवेलेबिलिटी लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी ये खास बन जाता है. तो इसलिए जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, सो हाइड्रोजन is not only a simple element but it is also a very important component which supports the life on the earth. धरती पर लाइफ की एग्जिस्टेंस या धरती पर लाइफ का जो 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 स्वरूप हम लोग देख सकते हैं वो हाइड्रोजन के वजह से है. या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके वजह से लाइफ की एग्जिस्टेंस या लाइफ का प्रेजेंस हम लोग देख पाते हैं जिस रूप में आज ये मौजूद है. तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे हाइड्रोजन से रिलेटेड कई सारे चीजों को, और फिर उनके बारे में हम लोग एक एक करके थोड़ी थोड़ी एक्सपेरिमेंट्स या फिर अलग अलग जो इंफॉर्मेशन होंगे उनको गैदर करने की कोशिश करेंगे. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है द ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन मिलता कहाँ से है, किस किस रूप में मिलता है, किस तरह से ये हमको ऑब्टेन होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया, हु हैड गिवन अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हाइड्रोजन के लिए, जो अलग अलग उसके जो प्रिपरेशन, सॉरी उसके प्रिपरेशन से पहले बारे में बात करेंगे. फिर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोजन को हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं, किस तरह से हम लोग रॉ हाइड्रोजन का यूज करते हैं, इन सब चीजों को उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग हाइड्रोजन से रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे तो बहुत सारे रिएक्शंस है, लेकिन हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ था. और फिर एट द एंड वी विल कंक्लूड इट विद द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अलग अलग जो यूजेस होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो सबसे पहला जो हम लोगों को टॉपिक समझना है दैट इज द ऑक्यूरेंस ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन की ऑक्यूरेंस कहाँ पर है या किस तरह से हाइड्रोजन की ऑक्यूरेंस को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. So as I said that hydrogen is one of the important component which supports life. हम लोगों के लाइफ के प्रेजेंस के लिए या लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए हाइड्रोजन की जरूरत है. तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हम लोगों के चारों तरफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी. यस, ऑब्वियसली हाइड्रोजन की प्रेजेंस हम लोगों के चारों तरफ है. हर जगह पर अगर हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस है. और ये हाइड्रोजन न केवल सिर्फ हम लोगों के अर्थ में अवेलेबल है बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ओपन यूनिवर्स ऑल्सो. जो हम लोगों की जो यूनिवर्स है उसमें भी ये प्रेजेंट है. तो जो अलग अलग स्टार्स हैं, इवन दो आवर सन ऑल्सो, जो हम लोगों का सन या कोई भी दूसरा स्टार जो मौजूद है, दैट हैज हाइड्रोजन एज द मेन फ्यूल. वहां पे जो ब्राइटनेस है, जो स्टार्स या फिर जो सन जो है, जो हम लोगों को लाइट या हीट सप्लाई करता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन. द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टार और द सन, इट यूज टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हीलियम by the process of nuclear fusion. And when this process occurs, then it releases an enormous amount of heat energy and light energy. And that heat and light energy we do use to be experienced from our sun also. तो चाहे हम लोग कहीं पे भी बात करें, चाहे वो हम लोग अपने अर्थ के अंदर के बारे में बात करें या अर्थ के बाहर के बारे में बात करें, हर जगह पे हमको हाइड्रोजन की प्रेजेंस दिखती है. So it becomes a very, very important element.
और खास करके अगर हम लोग देखते हैं अपने अर्थ में, तो हम लोगों के पास जितनी भी तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जितनी भी तरह के अलग अलग कंपाउंड्स की ये ऑप्टिनेशन हम लोग करते हैं, उन सभी कंपाउंड्स में हम लोगों को हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में मिलता है। ज्यादातर कंपोनेंट्स जो या ज्यादातर जो जो कंपाउंड्स हम लोग यूज करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात आती है तो कार्बन एक इंपॉर्टेंट सा चीज आ जाता है, ठीक है। कार्बन, इसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली एक चैप्टर में पढ़ेंगे। सो कार्बन के अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। सो अ वेरी कॉमन थिंग, हम लोगों के अर्थ का ज्यादातर हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। यू ऑल नो दिस थिंग दैट मोस्टली अराउंड टू बी 71% of our earth surface is covered with water, and the main component of water is what? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बिना तो वाटर का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता है। यस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो देयर, but hydrogen is one of the important component. Because of hydrogen only we do have water. So इसीलिए हम लोग ये समझते हैं कि हाइड्रोजन हम लोगों के चारों ओर मौजूद है, because we experience water all around us. It is not only that it is present in sea or in oceans, it is present in different water bodies, and not only in water bodies, but it is also present in our atmosphere as humidity also. So hydrogen is present everywhere. Whatever the food which we eat, whether we are eating the starch, the sugar, the fat, oil, alcohol, acid, these all are hydrocarbons. These all are hydrocarbons. हम लोग इसको पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेट के रूप में, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो है, हाइड्रोकार्बन्स के कॉम्बिनेशंस में है। सो हाइड्रोकार्बन इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन की कॉम्बिनेशन बनती है तो ही बनते हैं ये हाइड्रोकार्बन। और इन हाइड्रोकार्बन्स की यूजेस जो है, ये हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हर जगह पे करते हैं, हर हमेशा करते हैं। हर कोई इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करता है। बिना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूज किए हुए हम लोगों का लाइफ सस्टेन नहीं हो सकता है। Hence, we do used to observe that the hydrogen is present all around us. हम लोगों के चारों तरफ, हम लोगों के हर ओर हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। So no one can say that no, we don't have hydrogen in much amount, because in our atmosphere mostly we have nitrogen. Yes, nitrogen is present in the gaseous form or in the free form in our atmosphere, but hydrogen is present in mostly in the compound form. It is present in the free form also, but it is mostly found in the form of a compound. ये ज्यादातर compound के format में हम लोगों के धरती पर ऑब्टेन हो सकती है। सो मोस्टली वी डू यूज टू ऑब्जर्व दिस कंपाउंड एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का कॉम्बिनेशन हम लोगों को सबको पता है, और इस वाटर के कॉम्बिनेशन में हम लोग सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को एक्सपीरियंस करते हैं अपने अर्थ सरफेस पे। बट इसके अलावा भी हम लोग अलग अलग चीजों में हाइड्रोजन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, such as whenever we are talking about any kind of carbohydrates, fat, protein, vitamins, all these components used to have hydrogen as a main uh, element or a main ingredient over there. But else than this, the different kinds of fuels which we are using, the different kinds of fossil fuel which we are using, all these kind of fuels are also consist of hydrogen. Hydrogen is one of the important thing over there also. So it is not only that the fat or protein is having hydrogen, but the petrol, kerosene, the natural gas, they also contains the hydrogen. The next, as I had said, the sun and the stars, they are made up of hydrogen only. The hydrogen is getting converted to helium, and in that process of nuclear fusion, we will discuss it in our higher class, nuclear fusion process, where the hydrogen atoms used to combine together to form the helium atom. And during this process, it generates an enormous amount of heat and light, and that we do use to experience in our whole universe. And our whole earth is getting survived due to that heat and light. So that is also because of the hydrogen. Hence, I am just continuously telling this thing that hydrogen is one of the very, very important element which we do use to have out of all 118 elements known. Now, you also need to remember that hydrogen do experience, or we do use to get hydrogen in different form of isotopes. ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग अलग अलग आइसोटॉप्स के रूप में देखते हैं ना। व्हाट आर isotopes? A simple explanation of the isotope is that
When we do used to have any element, जब हम लोग किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, so over here we do used to experience there are three subatomic particles which are present over there, that is electron, proton and neutron. Okay, in the hydrogen we don't have this neutron. ठीक है, नॉर्मल जब हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन नहीं होती है, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, इसीलिए इसको रोल नंबर 1 दिया गया है, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट. ओके, तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सिर्फ इसके जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में न्यूट्रॉन की प्रेजेंस ही नहीं है, इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही प्रेजेंस है. So how many electrons and how many protons are there? That is only one electron and one proton. सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है. ठीक है, अब आते हैं आइसोटॉप की बारी. ये आइसोटॉप क्या होता है? जब हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं, then we can define it in a technical manner where we do use to say that it has the same atomic number but different atomic mass number, which also comes with the same chemical property but different physical property. ओके, तो आइसोटॉप का मतलब ये होता है. तो देखो यहाँ पे जैसे कि बताया कि हाइड्रोजन के लिए अगर देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है. तो इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है, एटॉमिक नंबर होती है, दैट इज 1. जनरली हम लोग इसका एटॉमिक नंबर कहते हैं 1. और जो इसका एटॉमिक मास होता है, जो इसकी एटॉमिक मास होती है, that used to be 1 for the hydrogen. ठीक है, अब इसमें दो आइसोटॉप्स होते हैं. आइसोटॉप्स जैसे कि बताया, से they have the same atomic number but they have different atomic mass number. So there are two isotopes of hydrogen where we do use to observe the presence of neutron. ठीक है, दो ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर देखते हैं ये न्यूट्रॉन की प्रेजेंस होती है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड टू बी द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन. उनको हम लोग आइसोटॉप कहते हैं. देखो, जब प्योर एलिमेंट लेंगे, जब प्योर एलिमेंट की बारी आती है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वहां पर इक्वल होते हैं एट अ न्यूट्रल कंडीशन, और इसी के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी जो होता है वो इक्वल हो सकता है, इट कैन बी. हाइड्रोजन के प्लेन कंडीशन में न्यूट्रॉन नहीं होती है. ठीक है, लेकिन दो ऐसे सिचुएशन होते हैं, दो ऐसे कंडीशन हमको देखने को मिलते हैं जहां पर न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है. और ये कैसे है? ये एक्चुअल में हम लोगों के नेचर में एटॉम्स कन्वर्ट होते रहते हैं. जैसे अभी भी बता रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में हाइड्रोजन के दो एटॉम्स कंबाइन होकर हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं. तो ऐसा नहीं होता है कि सीधे सीधे दो हाइड्रोजन के एटॉम कंबाइन कर गए और एक हीलियम का फॉर्मेशन हो गया. वहां पे उसका न्यूक्लाई चेंज होता है. न्यूक्लाई चेंज होने का मतलब वहां पे न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है. इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे उसको डिटेल में समझेंगे. तो जब हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है. लेकिन जब इसके दो आइसोटॉप्स के बारे में बात करते हैं तो एक में देखो, दोनों में एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर दोनों में 1 and 1 ही रहेगा. लेकिन आइसोटॉप्स जब बन जाएगा तो एक का आइसोटॉप बन जाएगा 2 और एक का बन जाएगा 3. यानी इसका एक का एटॉमिक मास बन जाएगा 2 और एक में एटॉमिक मास बन जाएगा 3. और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन भी अभी 1 बन गया. और इस वाले केस में क्या देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितने बन गए? 2 बन गए. तो इस तरह से ये दोनों जो होंगे, these two will be called to be the isotopes. इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे. ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भी कहते हैं. तो ये उसके नाम है. सो दीज आर द टू आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन. वंस अगेन, isotopes are the elements only with the same atomic number but different atomic mass number. When they have same atomic number,
then they will have same chemical properties but different physical properties. Chemical properties सेम होंगी लेकिन physical properties जो होंगी वो वहां पर different होंगी. So this you need to remember. So this is a very important thing which you need to know as well as you need to remember. Isotopes में थोड़ा सा confusion अभी होगा, हम लोग जैसे जैसे आगे के chapters पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. लेकिन प्लीज डेफिनेशन वाइज याद रखना कि आइसोटॉप्स में जब जब हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं, किसी भी एलिमेंट का आइसोटॉप कहेंगे तो एलिमेंट तो सेम रहेगा वेर विथ सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन वहां पर एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा. ओके, सो प्लीज बी माइंडफुल फॉर दिस वन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो आगे हम लोग, अब तक हम लोगों ने समझा कि अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है. अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन. हम लोग को हाइड्रोजन के बारे में बताया किसने, हम लोग हाइड्रोजन के बारे में जाने कैसे, हम लोगों ने इसके बारे में समझा कहां से, कैसे हम लोग इस एलिमेंट को समझे. देखो, जब हम लोग आज के बारे में बात करते हैं, आज प्रेजेंट डे के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों के पास 118 एलिमेंट्स नोन है. 118 नोन एलिमेंट्स मौजूद है. ये सारे एलिमेंट्स हम लोग सडनली एक दिन में तो आइडेंटिफाई किए नहीं है. हम लोग इसको धीरे धीरे अलग अलग स्टडीज के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते चले गए हैं. समय समय पर जैसे जैसे अलग अलग एलिमेंट्स को हम लोगों ने जाना, उनके प्रॉपर्टीज को समझा, तब हम लोग उनके बारे में सीखते चले गए और उनको आइडेंटिफाई करते चले गए. जितने भी मेटल्स थे, जो जो कॉमन नोन मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, आयरन हो गया, ये सब जो एलिमेंट्स हैं, ये सब बड़े आसानी से हम लोगों को बहुत पहले ही पता चल गया था. काफी अर्ली टाइम पीरियड से हम लोग मिडिवल टाइम या अर्ली हिस्ट्री में हम लोगों के इसके एविडेंसेस मिलते हैं. लेकिन जो नन मैटर्स थे, बेसिकली जो गैसियस फॉर्म में जो नन मैटर्स के रूप में देखते हैं, इनके बारे में हम लोगों को बहुत बाद में पता चला. जैसे जैसे स्टडी सोफिस्टिकेटेड होती चली गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके डेवलप होता चला गया, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी, लोग उसके बारे में जानने लगे, सीखने लगे, पढ़ने लगे, तब जाकर अलग अलग एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो पाई. नहीं तो इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं, कुछ गिने चुने हुए एलिमेंट्स को ही हम लोग जानते थे. और उसी में से अगर हम लोग देखते हैं तो एक डिस्कवरी के बारे में जानने की बात आती है, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन. तो जो सबसे पहला एलिमेंट कहलाता है, इट इज नॉट द फर्स्ट एलिमेंट बिकॉज वी हैड डिस्कवर्ड इट फर्स्ट. हम लोगों ने सबसे पहले इसको डिस्कवर नहीं किया था. डिस्कवर तो सबसे पहले अगर बोला जाए तो आयरन को किया गया था. आयरन वॉज द फर्स्ट एलिमेंट विच हैज बिन डिस्कवर्ड. सो आयरन, एल्युमिनियम या फिर गोल्ड, सिल्वर, ये सब पहले एलिमेंट्स के रूप में है जिनको कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था. ये सब एलिमेंट्स तो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है इन द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, और इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चले गए, सीखते चले गए. तो जब हम लोग बात करते हैं द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, तो तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक आता है रॉबर्ट बॉयल, फिर आता है हेनरी कैवेंडिश, और फिर तीसरा नाम आता है एंटियो लवोसियस. ये तीन नाम जो होते हैं, ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं हाइड्रोजन के डिस्कवरी के लिए. लेकिन इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम अगर हम लोग देखेंगे, तो वो देखेंगे लास्ट के इन दोनों, हेनरी कैवेंडिश और दूसरा एंटोनियो लवोसियर. तो ये दोनों जो थे, इन दोनों के वजह से ही आज हम लोग हाइड्रोजन को बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाए. लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही इसके बारे में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था. रॉबर्ट बॉयल ने इसके बारे में पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए थे, लेकिन उन्होंने उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, उन्होंने सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने की बात अगर हम लोग कहते हैं, तो सबसे अच्छी तरीके से इसको आइडेंटिफाई करके इसको सबके सामने नोन एलिमेंट के रूप में बताने के लिए किसका नाम आता है, दैट इज एंटोनियो लेवोसियर. ये जो थे, इन्होंने हम लोगों को बताया. अब इन्होंने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया, कैसे इसके बारे में इन्होंने जाना, तो असल में इस एलिमेंट को इन्होंने डिस्कवर किया या आइडेंटिफाई किया ड्यूरिंग अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था या एक केमिकल रिएक्शन वो कर रहे थे, उस दौरान उनको लगा
कि it may possible some kind of gases is released out, and because of that they had started discovering, or they had started working on that one, and it made them known that yes, there is a specific kind of gas, and that gas has some kind of a specific nature. तो इन तीनों का ही मेन जो 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 पैटर्न था इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या जो मेन जिस लॉजिक पे इन्होंने इसको निकाला था, दैट वाज अ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड, मेटल प्लस एसिड। इसके रिएक्शन के दौरान जब सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, देन सम गैसेस वाज कमिंग आउट ओवर देयर, वहां पे कुछ गैसेस निकल रही थी, एंड हाउ दे हैड फाउंड इट आउट बाय मिस्टेक, व्हेन दे हैड जस्ट ब्रॉट अ कैंडल और समथिंग फ्लेमेबल नियर बाय दैट, इट हैड स्टार्टेड बर्निंग, and because of this nature of the burning, they had started assuming that there must be some kind of there must be some kind of extraction which is going on over there, and that was the hydrogen which we came to at the very end in the 18th century. ठीक है, तो इससे हम लोगों को हाइड्रोजन के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर जब इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, तो इन्होंने ये कहा कि इसका एटॉमिक नंबर हम लोग ले सकते हैं 1, because it has as one proton as to the mass, और अगर एक प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन ही होगा इसके अंदर, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर होता नहीं है क्योंकि इसका मास काफी छोटा होता है। एंड जब इसका हम लोग इसका वेट कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल ही आता है, इसीलिए नेग्लिजिबल हम लोग बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन है ही नहीं या एकदम नेग्लिजिबल ही है। फिर इसमें अगर हम लोग देखते हैं इसकी जो नेचर है या जो इसकी टेंडेंसी है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है। इसके वजह से इसमें काफी सारे तरह के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसके जो नेचर ऑफ बिहेवियर है फॉर द रिएक्शन वो भी अलग अलग है। वो कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, कहीं पर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, कहीं पर वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके बॉन्ड बनाता है। तो काफी सारे तरह के वर्सेटाइल नेचर के इसमें हम लोग देखते हैं। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एसपीडीएफ के फॉर्मेट के ऊपर हम लोग S1 में ही इसको हम लोग डाल सकते हैं, बिकॉज इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन जस्ट फिट इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द S1 के फर्स्ट ऑर्बिट में ही ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर K11 के मेथड से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्बिट के फर्स्ट कॉलम में ही हम लोग वहां पे उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस देखते हैं तो प्योर हाइड्रोजन की प्रेजेंस अगर हम लोग देखेंगे, सो इट विल बी मोस्टली फाउंड इन द गैसियस फॉर्म, बट व्हेन इट इज बीन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, एज हम लोग को पता है, वो लिक्विड स्टेट में भी ऑब्टेन हो सकता है। वैसे हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन भी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। नाउ वी हैव टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? जब हम लोग हाइड्रोजन को यूज करते हैं, जब हम लोग हाइड्रोजन को समझते हैं, तो वहां पर हम लोगों को उसको प्रिपेयर करने की भी जरूरत होती है, बिकॉज until and unless we are not preparing it, we will not be able to use it in a large scale, or we will not be able to utilize for different kinds of purposes. Nowadays it has been discussed that hydrogen can be a very good fuel. आज हम लोग जब रिन्यूएबल सोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो इस दौरान हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं या हम लोग सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन एक बड़ा अच्छा फ्यूल हो सकता है। इवन दो हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, आज भी हम लोग हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, बट इट इज बीन यूज्ड ओनली इन अ स्पेसिफिक प्लेस। where we do use it, we do use it in the in the rockets। जो जो स्पेस क्राफ्ट जो होती है, स्पेस क्राफ्ट की जो रॉकेट्स होती हैं, उसमें हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं एज अ फ्यूल के रूप में। नहीं तो अगर हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन को नॉर्मल फ्यूल के रूप में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कार, बस, ट्रेन्स, ये सब जो है ये हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के ऊपर चले। तो इसके लिए हम लोग को तो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो अब हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं कि हाउ डू वी कैन ऑब्टेन हाइड्रोजन। ऐसे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो एक्सट्रैक्शन का मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द मेटल्स रिएक्ट इन वेरियस डिग्री विद वाटर टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन।
जब मेटल्स, बेसिकली हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स को भी हम लोग लेंगे, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो ऑब्वियसली मेटलिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो 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 कि एक तरह का सॉल्ट बिहेवियर दिखाता है। और ये अल्कलाइन भी हो सकते हैं, कुछ अल्कलाइज होते हैं, कुछ अल्कलाइज नहीं होते हैं, मतलब बेसिक कंडीशंस में आते हैं। और इसी दौरान हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना, तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होकर आते हैं। तो किस किस तरह के एलिमेंट्स या किस तरह के मेटल्स के कॉम्बिनेशन से ऐसा हो सकता है? तो जैसे कि अगर हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अगर देखते हैं जो एकदम वाइब्रसली रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इसको अगर हम लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं देन इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, and during this process it used to release out hydrogen, and while it is releasing the hydrogen it catches fire। हम लोग नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि सोडियम या पोटाशियम के जो केक्स होते हैं दे हैज टू बी डिप्ड इन द इन केरोसिन। हम लोग सोडियम या हाइड्रोजन, सॉरी, सोडियम या पोटाशियम के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसको हम लोग केरोसिन में डिप करके रखते हैं। व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज इफ इट इज बीन केप्ट इन द ओपन एयर then it will react with the moisture, or it will react with the water or air, and it will release hydrogen, and when the hydrogen will release out it will produce a little amount of heat which will be able to burn the hydrogen। वहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट विल एंड टू रिलीजिंग ऑफ मोर अमाउंट ऑफ हीट, और ज्यादा वहां पर हीट का रिलीजिंग होगा। So metals like sodium and potassium can react with the cold water instantly to produce their own hydroxide, which is basic in nature, and releases out this hydrogen gas, which can lead to catch fire. And if there will be fire, then we will receive the heat। Now, if we go for some other metals, if I will go for the calcium, जो कि थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, और जब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं सो इट कैन बी रिएक्ट विथ अ लिटिल बिट ऑफ नॉर्मल temperature water, but it will not be reacting so vigorously, but even though it will release a hydrogen। यहां पर भी जो है ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, and it may cause, it is not necessary, but it may cause that it may catch fire, but mostly it doesn't catches fire, but we can observe that the hydrogen gas is continuously releasing from the calcium hydroxide, so that is also a condition where we can obtain hydrogen। Similarly, if we go for magnesium, which is little less reactive, and then aluminum, zinc, or iron, which is quite low reactivity according on the basis of the sodium, potassium, or calcium, then we also observe they also produces their hydroxides or normal oxides, and during this process they all are releasing hydrogen ions or hydrogen gases। So you all can just take the note of these equations. All these equations are very, very important। You need to learn out all these equations। So once again, whenever these metals used to react with hydrogen in the form of water, or the hydrogen which is present in the water, then it used to release out the hydrogen gas from there. And whenever the hydrogen gas is released out, under that situation, we do used to observe that there are certain conditions where it can catch us fire also, such as in the case of the sodium and potassium, where they are very, very highly reactive। The second condition by which we can prepare acid, we can prepare hydrogen, that is the action of acid। सो एसिड के वजह से और एसिड के रिएक्शन से भी हम लोग हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है? बेसिक सा केमिकल रिएक्शन करना है, द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। तो अगर हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हम दो एग्जांपल लिए हुए हैं, कैल्शियम का एक एग्जांपल लिए हुए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जिंक का भी एग्जांपल लिए हुए हैं। इसमें तुम लोग देख सकते हो कि किस तरह से अलग अलग कंडीशंस में जब इन मेटल्स को हम लोगों ने इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हुआ है।
ये हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज होकर आई है. So say as for example there is a glass container and in this one there are some chunks of metal, say as zinc or aluminum or magnesium, and if we put some hydrochloric acid in this one, concentrated hydrochloric acid is going to be used, or you can use dilute hydrochloric acid. That will be much easy to pour as well as it will be much easy to use also, because concentrated acid can be little bit vigorous. Okay, so it may produce the hydrogen gas quickly, and it may cause some kind of damage. So it would be recommended that you can go for the dilute acid. So if you will add hydrochloric acid with the dilute acid, then you will observe that this hydrogen gas is going to emit out. So जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब ट्रांसफर होकर दूसरे साइड में आई है एंड इट इज जस्ट प्रेजेंट इन वाटर. ठीक है, यहाँ पे क्या है? सो दैट इज सोप सॉल्यूशन वाटर. ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या? हाइड्रोजन इसमें से डिसॉल्व तो होगा नहीं. तो जब हाइड्रोजन डिसॉल्व नहीं होगा, यू कैन सी बबल्स आर गोइंग टू बी देयर. Okay, so when the bubbles are bursting out, it carries the hydrogen gas. ये हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर इसके साथ कैरी करके लेके आएगा. And if you will bring a candle or a matchstick, then you will observe that it burns vigorously over here. ये एकदम बड़े से वहां पे जलने लगेगा. Why it is so? It is because hydrogen is flammable. Hydrogen जल सकता है. So you need to remember these things. Okay. So you all just go through these two equations or these two setups, that how do we use to observe that hydrogen can be produced or hydrogen can be prepared in different methods. So some other methods are also there. We will discuss the electrolysis process also, but in next class. Okay. In today's class, I'm keeping it till here. I request you all that you all just go through all these topics and find out if there is any doubt or any problem, so that you can ask it in the next class. Okay. So all of you, please go through the equations. Equations are very, very important. You need to learn all these equations. So hopefully you all will do it in a proper manner. And then again, tomorrow we will meet and we will discuss some more things. So till that time, good night, everyone. Bye.